मैं आपके बीच में वोट मांगने आया हूँ, सत्ता मांगने नहीं आया। वोट मांगने इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी आवाज को विधानसभा तक पहुंचाना है और सरकार के ऊपर दबाव डालना है कि आपके हित में वो निर्णय ले, काम करे। और ये काम शिमला से और कोई कर सकता है, तो वो सिर्फ टिकेंद्र के अलावा और कोई नहीं कर सकता है। तो इसको जितवा कर भेजना जो है वो अपने आप के लिए वोट है आपकी। आप वोट टिकेंद्र को नहीं डाल रहे हो, सीपीएम को नहीं डाल रहे हो, आप खुद को डाल रहे हो कि अपनी बात को मनवाना है सरकार से, तो टिकेंद्र को जितवाना। ये हमारी अपील है आपसे, क्योंकि हालत जो हो रही है आज देश की, शिमला के साथ एक जज्बाती संबंध है हमारी, और जिस तरीके से ये शहर को बर्बाद होते हुए देख रहे हैं और लोगों की हालत बिगड़ते हुए देख रहे हैं, इसको रोकना है और इसको बदलना है। अगर ये काम करना है तो वैकल्पिक रास्ते, नीतियां, इन सबको लागू करने की जरूरत है और वही है प्रोग्राम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की आपके सामने है। आज जो हालत हमारे देश के और आपके प्रदेश के, मैं कल से यहाँ पे जब से आया हूँ सुन रहा हूँ, भाजपा वाले कहते हैं डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार चाहिए। देख लिए हम डबल इंजन की सरकारों की हालत क्या हो रही है, आपके उत्तर प्रदेश में हो या मध्य प्रदेश में हो या कर्नाटक में हो। यहां पर भी वो हालत नहीं लाना है। क्यों, क्या हो रहा है वहां पे? एक इंजन सामने है, डबल इंजन की रेलगाड़ी जो होती है उसके एक इंजन सामने होती है, एक पीछे होती है, और सामने वाली इंजन जो है सामने को खींच रही है और पीछे वाली इंजन जो है पीछे को खींच रही है। ये है हालत उनकी प्रशासन की। यहाँ पर भी बीजेपी के राज्य सरकारें, अब उससे बचना है आपको यहाँ पे, क्योंकि जो समस्या है देश के साथ, बेरोजगारी की बात हो रही, आप ही के आज शर्म की बात है कि नौजवानों के अंदर जो बेरोजगारी की आंकड़े जो इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन वो निकालकर भारत के बारे में कहा कि 28.4%, यानी सीरिया से ज्यादा, जो वहां पे युद्ध पीड़ित सीरिया है उस देश से ज्यादा यहाँ पे बेरोजगारी, ईरान से ज्यादा बेरोजगारी है भारत में, आपके इराक से ज्यादा बेरोजगारी है भारत में। अब ये हालत है देश की, और वो कहते हैं कि रोजगार के लिए अब ये नए फिर जुमले शुरू कर दी कि 10 लाख जो है सरकारी नौकरियां दिलवाएंगे 1.5 साल में। 2014 में उन्होंने खुद कहा था हर साल 2 करोड़ नई नौकरियों की सृष्टि होगी। आप आज 10 लाख से ज्यादा केंद्र सरकार के अंदर पोस्ट खाली पड़े हैं, उसके अंदर जो है भर्ती नहीं हो रही है। 8 साल हो गए। अब बेरोजगारी के बारे में अगर अपने नौजवानों को अगर हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार देंगे, एक नया भारत का निर्माण वो खुद करेंगे, हम सबकी किसी की जरूरत नहीं। अब वो व्यवस्था अगर लानी है तो इन नीतियों को बदलना। और साथ ही साथ ये जब बात हो रही थी जो हमारे मुलाजिम, उनके लिए जो रिटायर होने के बाद जो नियम था उस समय, ये आखिरी तनख्वाह के आधा जो है पेंशन के रूप में मिलेगी, उसको बदला कांग्रेस सरकार ने। उस समय हम थे पार्लियामेंट में, वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब से बहुत लंबी बहस हुई, मतलब पार्लियामेंट के अंदर ही झगड़ा हो रही थी कि आप बर्बाद कर रहे हो उनकी जिंदगी। उनका कहना यह था कि अगर मुलाजिम चाहता है कि उसके पेंशन के पैसे जो है वो शेयर मार्केट में डालकर उसको ज्यादा मुनाफा मिले, तो आप कौन होते हो उसको रोकने वाला? मैंने बोला अनुभव यही दिखाता भाई, पूरी दुनिया में कोई भी पेंशन फंड जो गया शेयर मार्केट में, उससे फायदा किसी को नहीं हुआ, उसको उल्टा नुकसान हुआ और उनकी जिंदगी बर्बाद हुई। तो विरोध किया हमने पार्लियामेंट में। 3 सरकारें थी ये वामपंथी सरकारें उस समय देश में, बंगाल, केरल और त्रिपुरा। तीनों वामपंथी सरकारों ने उसका विरोध किया, लेकिन कांग्रेस सरकार अड़ी हुई थी, वो लागू कर रहे, और अब बीजेपी की सरकार उसमें और ज्यादा अड़ी हुई है। अब हम कह रहे हैं उसको वापस लो। अब वापस लेने के लिए केंद्र सरकार 2014 से जिन लोगों के पैसे कटे हैं इस नए पेंशन में, उस पैसे को वापस करना है, अब वो नहीं कर रही है। तो ये ओपीएस का, ओल्ड पेंशन पे लागू करने के लिए
लाल झंडे के अलावा और कोई उसका विरोध नहीं किया था पार्लियामेंट में। हम ही थे जो विरोध किए थे, और हम आज वो बात सही साबित हो रही है। और हमारी लड़ाई जब तक चलती रहेगी जब तक ये ओपीएस वापस नहीं होता। अब इन सबके साथ साथ आई है आपकी दाम जो बढ़ रहे हैं महंगाई का। अब महंगाई बढ़ क्यों रही है? आप इतने सालों में हर साल तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पेट्रोल के ऊपर और डीजल के ऊपर टैक्स बढ़ाते बढ़ाते सरकार की आमदनी, ये सब कौन भुगत रहा है? बढ़ते हुए दामों के आधार पर हम सब। और जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं, सबके दाम बढ़ते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ता है। अब हम कह रहे हैं इसको वापस लो, आपके एक्साइज ड्यूटी जो लगाए हुए हैं केंद्र सरकार। किसी भी देश में इतना ज्यादा एक्साइज ड्यूटी नहीं है पूरी दुनिया में, वो एक मुख्य कारण है। और फिर लगा दी जीएसटी। अब जीएसटी किस पे? खाने की चीजों, दाल रोटी पे। अरे याद करो आप, हमारे आजादी के संघर्ष में गांधी जी ने एक दांडी मार्च किया। क्या था उस समय उसके पीछे कारण? ब्रिटिश हुकूमत ने नमक के ऊपर टैक्स लगाई। नमक के ऊपर टैक्स को हटाने के लिए पूरी दांडी मार्च हुई और उसके साथ चलते चलते देश को आजादी भी मिली। आज वही हालत है कि उसके बाद आजाद भारत का कोई भी सरकार जो है खाने की चीजों पर टैक्स नहीं लगाया, ये मोदी सरकार को छोड़कर के अलावा। अब इस टैक्स को आपको जब तक नहीं हटाएंगे महंगाई पर अंकुश नहीं लग सकता। अब कहते हैं कि महंगाई तो है, वो सब ठीक है, लेकिन मैं मुफ्त अनाज बांट रहा हूं। अभी मुफ्त अनाज बांटने के लिए भी कानून पारित हुआ था यूपीए सरकार के टाइम पे। इस लाल झंडे के दबाव से अन्न सुरक्षा का फूड सिक्योरिटी एक्ट, और उसके चलते भी ये मिलता है। उसके ऊपर ये कहे कि अब 5 किलो और जोड़ देते हैं, तो 5 किलो वो जोड़ दिए और बड़ी मेहरबानी से कहते हैं कि देखिए साहब, हम आपको मुफ्त में बांट रहे हैं। यहां तक कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जाकर तेलंगाना में, हैदराबाद में डांट रही थी कि मुफ्त जो अनाज दे रहे रेशन दुकानों में मोदी साहब का तस्वीर क्यों नहीं है। तो वहां की सरकार बड़ी चालाकी से मोदी साहब की तस्वीर जरूर लगाई, लेकिन लगाई किस पे? गैस सिलेंडर पे। गैस सिलेंडर पे लगाई मोदी साहब की सरकार, जिनकी बदौलत अब ये 1000 रुपए से ज्यादा है। अब ये पूरा सिलसिला देखते हुए लूट रहे हो उस तरफ से, फिर कहते हैं कि हम जो है आपकी सेवा कर रहे हैं। मेरी मातृभाषा तेलुगु में एक छोटी सी कहानी, और वो कहानी है पॉकेट मार की बात। एक मजदूर, एक कहानी एक मजदूर के बारे में है। तो मजदूर अपना महीने का वेतन लेकर बस में बैठता है अपने गांव जाने के लिए। अब बस में बाकी मजदूर भी बैठते हैं, वो भी अपना घर जाना चाहते हैं। अब कंडक्टर साहब, पुराने जमाने की बात है, कंडक्टर साहब आते हैं कि भाई टिकट खरीदने के लिए। अपना मजदूर भाई जब जेब में हाथ डालता है तो देखता है कि उसका बटुआ गायब, किसी ने उसका पॉकेट मार लिया। वो कंडक्टर से कहता है, भाई जरा घर तक तो छोड़ दे मुझे, मैं तो डूब गया, मेरी उधार कैसे चुकाऊं, दुकानदार मेरे पीछे लगेगा। ये सब उसकी समस्या थी। तो कंडक्टर अड़ियल था, उसने बोला नहीं, या तू टिकट ले या उतर जा तू, और बस को रोक देता। और बाकी जितने हैं बस के अंदर वो सब कहते रहे कि भाई हमें तो जाने दो घर, लेकिन कंडक्टर कहता है और तनाव पैदा हो जाता, झगड़े की माहौल पैदा हो जाता। इस झगड़े के जब होने जा रहा था तब बीच में से बस के अंदर एक जना महानुभाव खड़े होते हैं, कहते हैं कि भाई उसकी टिकट के पैसे मैं दे दूंगा, सबको घर ले जाओ। अब इस कलयुग में कौन है ये महानुभाव? आपने जेब से दे रहा है पैसे दूसरे की टिकट के लिए। वही पॉकेट मार है जो पहले उसका पूरा तनख्वाह जो है चोरी कर लिया पॉकेट मार के, आज जो है सामने आके कहता है कि मैं टिकट के पैसे दे रहा हूँ। ये है मोदी साहब और ये है भाजपा आपके। वो लूट तो मची हुई है लोगों के ऊपर। अब जब चुनाव का मौका आता है तब आके कहते हैं कि भाई ये दे दो, मैं आपको मुफ्त अनाज दे रहा हूँ। तो ऐसी परिस्थिति में अब एक ही चीज के ऊपर उनकी पूरी की पूरी का पूरा कैंपेन चल रहा हुआ। कल आए थे आपके यूपी के मुख्यमंत्री महोदय, बोलते हैं कि बिना आस्था के हम जिंदा नहीं रह सकते हिंदुस्तान।
और सहयोग में जाके बोलते हैं कि ऐसे कम्युनिस्टों को कैसे जितवाए आप। हाँ, ये आस्था में है, इनका कोई आस्था नहीं है। अरे साहब याद रखिए, जब जिंदा हो तभी तो होती है आस्था। आप लोगों को अपने नीतियों से भूख से मार रहे, भूख बड़ी बड़ी भी है। शर्म है कि पाकिस्तान के पीछे है हम भूख के सवाल पर, वो हमसे बेहतर है वो देश। भूख महंगाई में है, इन बाकी देशों के पीछे है, जैसे मैं बता रहा था, बेरोजगारी में, इन सब के पीछे है हम। लोगों को जिंदा रहने के लिए जो भी थोड़ी बहुत जो चाहिए वो भी नहीं देते हो आप। फिर आ जाती है आस्था की बात। जिंदा रहो तभी होगी आस्था। आस्था की इज्जत सबकी है, सब रखते हैं आस्था की इज्जत, सब करेंगे आस्था की, लेकिन पहले जिंदा रहना होगा तभी तो आस्था होगी। अब ये बात को उनको समझाने की जरूरत है। उनकी नीतियों को हराना इसलिए जरूरी है कि जिंदा रहे सब, और उसके आधार पर हमारी विकास और अपनी प्रयास हो और हम लोग सब मिलकर आगे बढ़ पाए। तो इसलिए आज के दिन ये जो सब बातें सामने आ रही है, कांग्रेस को तो हम देख ही चुके हैं। वही जो नई पेंशन स्कीम लाने की बात के अलावा वो जिस तरीके से हमारे देश को आर्थिक तौर पर बर्बादी करते आए, उसके बारे में हम सब जानते ही हैं। तो आज इस विकल्प की जरूरत है, एक विकल्प की जरूरत है जो आपकी आवाज वहां तक बुलंद कर सके। एक माकपा के जो हमारे विधायक है, उससे चलते हुए पिछले 5 साल में उसका इम्पैक्ट आप सबने देखा। अब एक को 11 बनाइए तो उसकी हालत, उसका मतलब जो है आपको समझ में आएगा। 11 जो सीपीएम के प्रत्याशी है आज हिमाचल में, अगर वे सब जीत कर जाएंगे अगर विधानसभा में, तब ये पूरी की पूरी प्रदेश का ही चेहरा जो है आपका बदल जाएगा। तो इसलिए आज हमारी अपील आप सबसे ये कि आज हम सबको ये जरूरी है कि आज शिमला को बचाना है। शिमला को बचाना है तो यहाँ पर स्मार्ट सिटी के बारे में टिकंदर बताते बड़े एक्सपर्ट है। वो पूरे देश भर में लोग बुलाते हैं उनको कि भाई समझाइए कि किस तरीके से स्मार्ट सिटी बनना चाहिए। अब ये सब आपके सामने इनका अनुभव है, और इसके आधार पर आपकी समस्याओं को हल करना है। बेरोजगारी हो, महंगाई हो, या ये ओपीएस का सवाल हो, इन समस्याओं को हल करना है। तो ये सब समस्याओं को वहां पर विधानसभा में उठाकर सरकार के ऊपर ये दबाव डालने की जरूरत है। तो आज इसीलिए हमारी आप सबसे गुजारिश अपील है कि शिमला को बचाना है, हमारी जिंदगियों को बचाना है और बेहतर करना है हमारी जिंदगी को आगे। तब ये आवाज आपके विधानसभा तक पहुंचना जरूरी है। तो इसलिए मैं आपसे बस इतनी सी बात कह रहा हूँ कि अगली बार जब आएंगे शिमला, यहाँ के विधायक होंगे टिकंदर, और टिकंदर के विधायक या एमएलए बनेंगे, तब आप देखेंगे शिमला की चेहरा और आप लोगों की जिंदगी जैसा ही इन दोनों के अंदर बदलाव जो है जिस तरीके से तेजी के साथ आएंगे। तो आइए फिर आपसे विदा लेने से पहले मैं यही आगे कहूंगा आपसे कि इस बार जब लौट आएंगे हिमाचल थोड़े दिनों के बाद, नतीजे निकलाएंगे, तब जो है टिकंदर पवार यहाँ के विधायक होंगे, और ये जीत आप सबकी जीत होगी, ना सिर्फ सीपीएम की ना टिकंदर की, आपकी जीत होगी, क्योंकि आपकी आवाज बुलंद होगी असेंबली के अंदर। और ये बात आप जरूर करेंगे, इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ आप सबको हमारी क्रांतिकारी सलामी देते हुए मैं मेरी बात खत्म कर रहा हूँ। इंकलाब जिंदाबाद।